हेलो स्टूडेंट, मैं उत्तम द्विवेदी, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर वैद्युत धारा तथा वैद्युत प्रतिरोध। देखो, इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग आते हैं हेडिंग वैद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। देखो, वैद्युत धारा पढ़ने से पहले हम लोग यहाँ पर आवेश के बारे में जानते हैं। तो यह आवेश के बारे में हम लोग पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। अब यदि हम लोगों ने देखो पहले चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि यदि आवेश का वेग शून्य हो, यानी कि आवेश स्थिर वैद्युत हो, तब इस आवेश के कारण केवल और केवल वैद्युत क्षेत्र या दो आवेश होंगे तो उन पर वैद्युत बल लगता है। अब यदि कहा जाए कि वेग शून्य ना होकर यह आवेश किसी नियत वेग से गति कर रहा हो, नियत वेग से गति कर रहा हो। अब यदि आवेश नियत वेग से गति करता है तो इसके कारण हमें प्राप्त होती है वैद्युत धारा, या इसी को बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट। क्या बताया कि हम लोगों ने यह पहले पढ़ चुके हैं आवेश के बारे में, पहले दूसरे तीसरे चैप्टर में। यहां पर आपको बताया जाता था कि आवेश कैसा होता है, स्थिर वैद्युत होता है। स्थिर वैद्युत आवेश, वैद्युत आवेश जो है वह स्थिर है, जिस कारण से हमको वैद्युत क्षेत्र प्राप्त होता था, वैद्युत विभव, या फिर हम लोगों ने दो आवेशों के मध्य बल पढ़ा। अब यदि कह दिया जाए आवेश नियत वेग v से गति कर रहा है, अब यदि आवेश किसी नियत वेग v से गति करता है तो इस वेग के कारण आवेश को, या कहा जाए इस वेग के कारण जो आवेश की गतिमान अवस्था है उसके कारण हमको वैद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट प्राप्त होता है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, वैद्युत धारा की एक परिभाषा हम लोग लिख सकते हैं क्या, कि वैद्युत आवेश की गतिमान अवस्था को वैद्युत धारा कहते हैं। क्या बताया कि वैद्युत आवेश की गतिमान अवस्था ही वैद्युत धारा कहलाती है। अब यहां पर देखो, हमने कहा कोई आवेश गतिमान है, और गतिमान है यदि, तो किसी चालक में, यदि हम यहां पर यह चालक मान लें, तो किसी चालक के किसी बिंदु से यह आवेश क्या होगा, लगातार निष्कासित हो रहा होगा। तो किसी बिंदु से यदि हम कहें t सेकंड में q आवेश निष्कासित होता है, q आवेश निष्कासित हो रहा है। क्या बताया कि चालक के किसी बिंदु या अनुप्रस्थ काट, अनुप्रस्थ काट क्या होता है कि चालक लिया गया है इस तरीके से, तो चालक के लंबवत जो क्षेत्रफल होगा उस बिंदु से, तो चालक के अनुप्रस्थ काट से या किसी बिंदु से t सेकंड में यदि q आवेश प्रवाहित होता है तो जो वैद्युत धारा I है उसका मान होता है q अपॉन में t। q क्या है, आवेश। कैसा आवेश है, गतिमान आवेश। और t है समय अंतराल या समय। तो एक परिभाषा हम लोग यहां से भी वैद्युत धारा की बना सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, आवेश है q और बटे में लिखा है समय, और समय को बोलते हैं दर, तो बोल सकते हैं कि आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर एक परिभाषा हमारी यह भी प्राप्त हो जाएगी, दर का मतलब यहां पर क्या है, समय से, या बोल सकते हो t जो है वह 1 कर दिया। तो यहां पर क्या प्राप्त हुआ, देखो आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। अब यहां पर हम लोग एक और परिभाषा बना सकते हैं। यदि हम t को एकांक कर दें, t कह दें 1 सेकेंड है, तो इसका मतलब जब t 1 सेकेंड में हो गया तो I बराबर कितना आ गया, q आ गया। तो आप क्या बोल सकते हो कि 1 सेकेंड में t बराबर 1 सेकेंड कर दिया, तो 1 सेकेंड में जो भी आवेश प्रवाहित हो रहा है, आवेश की जो मात्रा है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, वैद्युत धारा कहते हैं। तो किसी बिंदु से या चालक के अनुप्रस्थ काट से 1 सेकेंड में
प्रवाहित आवेश की मात्रा को वैद्युत धारा कहते हैं। तो हम लोगों ने वैद्युत धारा की कुछ परिभाषाएं पढ़ी। पहली परिभाषा कि गतिमान अवस्था ही वैद्युत धारा है। किसकी गतिमान अवस्था? आवेश की। दूसरा, आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। या हमने समय को एकांक कर दिया तो 1 सेकंड में किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से या किसी बिंदु से प्रवाहित आवेश की मात्रा को वैद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं, देखो वैद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। तो देखिए यहां पर हमारे पास में सूत्र है I बराबर Q बटे में T, और Q का SI मात्रक या MKS मात्रक कूलाम होता है, और T का जो मात्रक है समय है, तो समय का मात्रक होता है सेकंड। तो वैद्युत धारा का हमें मात्रक क्या प्राप्त हो जाएगा? कूलाम प्रति सेकंड, या इसी को हम क्या लिख सकते हैं, देखो कूलाम सेकंड इनवर्स। यह सेकंड ऊपर पहुंच गया तो बोल सकते हैं कूलाम सेकंड इनवर्स, या इसी मात्रक को हम लोग एक वैज्ञानिक हैं एम्पियर, इन वैज्ञानिक के नाम से भी जानते हैं एम्पियर। वैद्युत धारा को हम लोग किस में मापते हैं? एम्पियर में। तो हम लोगों के पास वैद्युत धारा का मात्रक क्या होगा? SI मात्रक। आप बोलोगे कूलाम प्रति सेकंड, या इसी को हम लोग बोल देते हैं एम्पियर, या इसी को हम लोग A से प्रदर्शित करके लिख देते हैं। और ये जो सभी मात्रक हैं वो कौन से मात्रक हैं? MKS पद्धति या अंतरराष्ट्रीय SI पद्धति। अब देखो हमको मात्रक प्राप्त हो गए। अब हम लोग यहां पर चर्चा करें तो हम लोगों को क्या प्राप्त हुआ कि जो 1 एम्पियर है वह बराबर है 1 कूलाम प्रति सेकंड के। इसका अर्थ क्या है कि 1 सेकंड में यदि हम 1 कूलाम आवेश प्रवाहित करते हैं तो हमको जो वैद्युत धारा प्राप्त होती है वह 1 एम्पियर प्राप्त होती है। अब यदि हम कहें कि 1 कूलाम आवेश प्रवाहित करना चाहते हो किसी चालक में, तो 1 कूलाम आवेश प्रवाहित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी प्रति सेकंड? तो देखो हम लोगों ने पहले चैप्टर में एक सूत्र पढ़ा था आवेश की संख्या के लिए Q बराबर N इंटू E होता है। अब हमने कहा 1 कूलाम आवेश है तो Q का मान 1 रख देते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है, तो N का मान ज्ञात करना है, तो E का मान रख सकते हैं 1.6 गुणे 10 की घाते -19। इसको इस तरफ लाएंगे बटे में आएगा तो N बराबर आ जाएगा 1 बटे 1.6 गुणे 10 की घाते -19। जब हम इसको ऊपर ले जाते हैं तो मान प्राप्त होता है 6.25 गुणे 10 की घाते 18। अब इतने इलेक्ट्रॉन 1 कूलाम में होते हैं, और यहां पर हमने बोला कि 1 एम्पियर बराबर है 1 कूलाम प्रति सेकंड। तो इसका मतलब 1 कूलाम में इतने इलेक्ट्रॉन हैं, तो 1 एम्पियर धारा प्रवाहित करने में हमें कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी? 1 सेकंड में 6.25 गुणे 10 की घाते 18 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड प्रवाहित होने चाहिए। अब इतने इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड यदि किसी चालक के सिरे पर प्रवेश करेंगे तो वहां पर हमको धारा कितनी प्राप्त होगी? 1 एम्पियर प्राप्त होगी। अब यहां पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं यहां पर कि हमने कहा इतने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होने चाहिए, तो इसका अर्थ क्या है? देखो इसका अर्थ होता है कि कोई चालक लिया और चालक में विद्युत धारा का प्रवाह तब होता है जब इसको हम किसी बाह्य बैटरी से जोड़ते हैं। अब यदि किसी बाह्य बैटरी से जोड़ा तो इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होने लगेगा। अब विद्युत धारा का प्रवाह होने पर हमने कहा यदि इस पर 1 एम्पियर धारा है, I बराबर 1 एम्पियर है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 6.25 गुणे 10 की घाते 18 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जा रहे हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब होता है कि इतने इलेक्ट्रॉन चालक के एक सिरे पर प्रवेश कर गए,
उसी समय 1 सेकंड में, और इतने ही इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड चालक के दूसरे सिरे से निर्गत हो गए। इसका यह मतलब नहीं है कि चालक के भीतर इतने इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं, चालक के भीतर तो पहले से मुक्त इलेक्ट्रॉन है। यहां पर यह इसका मतलब होता है कि 6.25 गुणे 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पहले सिरे से प्रवेश किए 1 सेकंड में, और इतने ही 1 सेकंड में दूसरे सिरे से निर्गत हो जाते हैं। अब यहां पर हम लोग बात करते हैं, देखो हमको पता चल गया कि 1 एम्पियर धारा के लिए हमको इतने इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड चाहिए। अब बात करते हैं देखो वैद्युत धारा की दिशा के बारे में, कि वैद्युत धारा की दिशा क्या होती है। तो देखो यहां पर वैद्युत धारा की दिशा आवेश पर निर्भर करती है। कहने का मतलब है हम लोग इलेक्ट्रॉन लिए हैं और इलेक्ट्रॉन होता है निगेटिव चार्ज। अब इलेक्ट्रॉन यदि निगेटिव चार्ज होता है तो देखो निगेटिव चार्ज में जो वैद्युत धारा की दिशा है वह इलेक्ट्रॉन के विपरीत होती है, या आप बोल सकते हो कि यहां पर जो वैद्युत धारा की दिशा है वह इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत होती है। इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में जाएगा विद्युत धारा उसके विपरीत दिशा में जाएगी। क्यों ऐसा है? क्योंकि जो वैद्युत धारा की दिशा होती है वह निगेटिव चार्ज के विपरीत होती है। अब यदि कोई पॉजिटिव चार्ज ले लिया जाए तब, तो देखो पॉजिटिव चार्ज में जिस दिशा में पॉजिटिव चार्ज गति करेगा उसी दिशा में वैद्युत धारा की भी दिशा होती है। तो क्या बताया देखो कि यदि निगेटिव चार्ज है तो निगेटिव चार्ज में वैद्युत धारा विपरीत दिशा में जाती है, और यदि पॉजिटिव चार्ज प्रवाहित हो रहा है तो पॉजिटिव चार्ज में क्या होगा, यहां पर जो वैद्युत धारा की दिशा होगी वही चार्ज की भी दिशा होगी। अब यदि हम कहें कोई बैटरी जोड़ दें और बैटरी को किसी परिपथ से जोड़ दें, मान लेते हैं यह परिपथ है, यहां पर यह बल्ब बना दिया, और इस परिपथ से जोड़कर हम आपसे कहें बताइए इसमें वैद्युत धारा की दिशा क्या होगी। तो देखो किसी भी बैटरी में प्लस प्लेट और माइनस प्लेट, आपको पता है कि प्लस प्लेट और माइनस प्लेट ये है, तो प्लस प्लेट से बाहर की ओर निर्गत होती है और माइनस प्लेट की ओर आती है धारा। क्या बताया कि किसी भी बैटरी में जो वैद्युत धारा की दिशा है प्लस प्लेट से बाहर और माइनस प्लेट की ओर होती है। बैटरी के भीतर माइनस प्लेट से प्लस प्लेट की ओर होती है। अब आते हैं यहां पर वैद्युत धारा की दिशा हमें प्राप्त हो गई, वैद्युत धारा का मात्रक प्राप्त हो गया। अब वैद्युत धारा कैसी राशि है इसके बारे में चर्चा करते हैं कि वैद्युत धारा सदिश है या अदिश। तो देखो हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में सदिश और अदिश पढ़े होते हैं। तो सदिश राशियां क्या होती हैं? देखो दो प्रकार की राशियां होती हैं, सदिश और अदिश। देखो सदिश राशियों में आप लोगों को पढ़ाया जाता है कि सदिश राशियां ऐसी राशियां होती हैं जिनमें परिमाण होता है, दिशा होती है और ये सदिश के नियम का पालन करते हैं, सदिश के योग के नियम का पालन करते हैं, नियम का पालन करते हैं। अब अदिश राशियां क्या होती हैं? तो अदिश राशियों में केवल परिमाण होता है, दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती है और ना ही सदिश नियमों का पालन करती हैं। साधारण बीजगणितीय योग या साधारण बीजगणितीय जोड़ घटाने से इनको हल किया जा सकता है। अब बात करते हैं वैद्युत धारा। तो देखो वैद्युत धारा अदिश राशि होती है। इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि वैद्युत धारा सदिश है या अदिश, क्योंकि हमारे पास वैद्युत धारा में दिशा भी होती है, तो ज्यादातर लोगों को लगता है कि वैद्युत धारा एक सदिश राशि है। तो देखो यहां पर आपको सदिश में ये याद रखना है, दिशा से डिसाइड नहीं करोगे कि दिशा है तो सदिश है, आपको ये तीनों चीजें डिसाइड करनी होंगी। तो देखो वैद्युत धारा है तो हमारे पास परिमाण तो होगा ही कि 5 एम्पियर 10 एम्पियर, तो हमारे पास परिमाण तो होता ही है, तो इसका मतलब परिमाण तो वैद्युत धारा में होता है। फिर दूसरी बात करते हैं दिशा की। तो देखो दिशा की जब चर्चा होती है तो अभी आपको बताया ही कि पॉजिटिव चार्ज में धनावेश की ओर ही वैद्युत धारा होती है, नेगेटिव चार्ज में विपरीत दिशा में। लेकिन जो सबसे लास्ट पॉइंट है
सदिश के योग के नियमों का पालन। तो देखो सदिश के योग के नियम क्या होते हैं, तो यहां पर फर्स्ट ईयर में सदिश के योग के नियम पढ़ाए जाते हैं, लेकिन आप लोगों ने कहा फर्स्ट ईयर तो पढ़ा ही नहीं होगा। तो यहां पर पहले चर्चा करते हैं कि सदिश के योग के नियम क्या होते हैं। जैसे हम कोई सदिश राशि ले लें, जैसे बल, और आपको यहां समझना है यदि विपरीत दिशा में सदिश लिए जाएं तो वो एक दूसरे को घटाते हैं। जैसे यदि हम कहें इस पिंड पर 5 न्यूटन का बल इस तरफ लग रहा है और 5 न्यूटन का बल इस तरफ लग रहा है, अब आपसे पूछ दिया जाए बताओ परिणामी क्या होगा, तो देखो यहां पर 5 इस दिशा में 5 इस दिशा में, दोनों विपरीत हैं, तो परिणामी बल हो जाएगा 0। लेकिन क्या ऐसा वैद्युत धारा में होता है? तो देखो यदि हम कहें कहीं पर वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, मान लो यहां से हमने कहा 10 एम्पियर धारा जा रही है और ये इस तरफ 5 डिवाइड हो गई, 5 एम्पियर यहां चली गई और 5 एम्पियर यहां चली गई। अब आपसे कहा जाए दोनों विपरीत में जा रही हैं, तो यहां पे कोई यदि बल्ब लगा दें, यहां कोई बल्ब लगा दें, और इस तरफ कोई बल्ब लगा दें, और आपसे कहा जाए जब दोनों विपरीत दिशाओं में धाराएं हैं तो इनका क्या होना चाहिए, सदिश योग 0 आना चाहिए, यानी कि दोनों बल्ब नहीं जलने चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब हम धारा दे रहे हैं 10 एम्पियर, तो ये 5 एम्पियर इस तरफ जाएगी, 5 एम्पियर इस तरफ जाएगी, तो दोनों बराबर बराबर डिवाइड होकर इसको भी विद्युत धारा प्रवाहित होगी, इसमें भी विद्युत धारा प्रवाहित होगी। या आप ऐसे बोल सकते हो कि 5 एम्पियर इस तरफ जा रही, 5 एम्पियर इस तरफ जा रही है, और आपसे पूछ दिया जाए बताओ ये दोनों धाराओं की दिशाएं चेंज करके ऐसे हम कर दें कि 5 एम्पियर यहां की ओर आ रही, 5 यहां की ओर आ रही, और इस पर मिलकर कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे 5 यहां से आई, 5 यहां से आई, दोनों मिलकर कितनी हो गई, सदिश ना जोड़कर यहां पर क्या होगा, सीधे सीधे बीजगणितीय योग दोनों संधि से जोड़कर 10 एम्पियर हो जाएंगे। तो यहां पर कौन सा नियम फॉलो नहीं हो रहा, सदिश का नियम फॉलो नहीं हो रहा। दूसरा, यदि हम कोई और ले लें, हमने कहा विपरीत दिशा ना लेकर किसी कोण पर 2 वेक्टर ले लें, तो देखो यदि कोई 2 वेक्टर 90 अंश के कोण पर है, मान लेते हैं यह 90 अंश का कोण बना रहा है, और यदि हमने कहा यह पहला वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है, तो इनका जो परिणामी होता है आर, वह होता है √a² प्लस b²। अब हम कहें इसी में वैद्युत धारा भी प्रवाहित करना चाहते हैं, हम कह रहे हैं एक इस दिशा में है और एक इस दिशा में है, यहां पर मान है 3 एम्पियर और यहां पर मान है 4 एम्पियर, ये दोनों एक दूसरे से 90 अंश का कोण बना रहे हैं, वैद्युत धारा इस दिशा में आ रही है, और आपसे पूछा जाए बताओ यहां पर वैद्युत धारा क्या होगी, तो देखो हमारा यदि यह सदिश राशि है तो 3 और 4 का वर्ग करके यदि मान निकालेंगे तो 5 एम्पियर आना चाहिए। लेकिन यदि हम बात करें 3 एम्पियर यहां से धारा लाए, 4 एम्पियर यहां से धारा लाए और दोनों तारों को जोड़ दिया, तो हमको धारा वास्तव में प्राप्त होगी 4 और 3 7 एम्पियर, ना कि 5 एम्पियर। तो इसका मतलब क्या है कि यह सदिश के योग नियम को फॉलो नहीं कर रही है, दिशा है, परिमाण है, लेकिन सदिश के योग के नियम को फॉलो नहीं कर रही। इस कारण से इसको हम लोग सदिश राशि ना बोलकर अदिश राशि कहते हैं। ठीक है, तो आपको यह याद रखना है वैद्युत धारा कैसी राशि है, अदिश राशि है, सदिश राशि नहीं है कि आपने कहा दिशा है सदिश राशि है, नहीं, दिशा होने के बावजूद भी यह सदिश नियम को फॉलो नहीं करती। अब बात करते हैं, देखो यहां पर कि हमको वैद्युत धारा पता चल गई कि यह एक अदिश राशि है। अब हम लोग यहां पर कहें कि वैद्युत धारा का मापन करना चाहते हैं, किसी परिपथ में वैद्युत धारा को मापना चाहते हैं, तो देखो वैद्युत धारा के मापन के लिए हम किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो देखो वैद्युत धारा का यदि हमें मापन करना है तो हम लोग यूज करते हैं अमीटर का। अमीटर के द्वारा किसी भी परिपथ की वैद्युत धारा को मापा जा सकता है, और अमीटर को किसी भी परिपथ में यदि हम मान लेते हैं कि इस बल्ब में हमको वैद्युत धारा बतानी है कितनी होगी, तो हमें इस बल्ब में वैद्युत धारा को मापना है, तो अमीटर को सदैव श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। हमेशा
परिपथ में अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। और सबसे बड़ी खासियत यह है कि अमीटर का जो प्रतिरोध होता है, यदि कोई आदर्श अमीटर मान ले, आदर्श का, वैसे तो आदर्श देखो होता नहीं है, आदर्श केवल कल्पना की जा सकती है, वैसे किसी ना किसी इसमें प्रतिरोध होगा ही होगा। आदर्श अमीटर के लिए प्रतिरोध शून्य होता है। शून्य इसलिए होता है क्योंकि अगर इसने धारा ले ली तो हम लोग इसमें धारा नापना चाहते थे बल्ब में, अब स्वयं अमीटर ही धारा ले रहा है तो बल्ब में वैद्युत धारा का मापन कैसे करेंगे। तो इसलिए अमीटर, यदि कोई आदर्श अमीटर है तो उसका प्रतिरोध 0 होना चाहिए, लेकिन आदर्श अमीटर होता नहीं है, इसलिए अमीटर का प्रतिरोध हम लोग जितना न्यूनतम हो सके, यानी कि 0 के समीप हो सके, उतना न्यूनतम हम ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। कहने का मतलब है कि अमीटर यदि हम लगाते हैं तो उसका जो प्रतिरोध होता है वह लगभग 0 के समीप या 0 के बराबर होता है। ऐसा कारण क्या है? क्योंकि प्रतिरोध जब इसका कम होगा तो वैद्युत धारा इसमें खर्च होगी नहीं, संपूर्ण वैद्युत धारा जो है वह बल्ब में ही प्राप्त होगी, जिस कारण से बल्ब में जो वैद्युत धारा जा रही है उसका मान हमें प्राप्त हो जाता है। अब यहां पर बात करते हैं, देखो हमें पता चल गया कि वैद्युत धारा के मापन के लिए अमीटर का प्रयोग करते हैं। अब आपको यहां पर वैद्युत धारा के मान को ज्ञात करने के लिए बहुत प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन आता है समय अंतराल में, आपसे क्वेश्चन कर दिया जाता है कि 0 से 5 सेकंड में विद्युत धारा बताओ, 10 से 20 सेकंड में विद्युत धारा का मान बताओ। कहने का मतलब है किसी समय अंतराल में विद्युत धारा पूछी जाए, और समय अंतराल में यदि वैद्युत धारा निकालते हैं तो वैद्युत धारा जो आई होती है वह डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T हो जाता है। लेकिन अगर आपसे समय अंतराल में ना पूछकर किसी निश्चित समय में पूछ दी जाए, किसी निश्चित समय का मतलब आपसे कहा दिया जाए 5वें सेकंड में बताओ कितनी धारा थी, 10वें सेकंड में बताओ कितनी धारा थी, किसी निश्चित समय में यदि धारा पूछी जाए तो इस प्रकार की धारा को हम तात्क्षणिक धारा कहते हैं। तात्क्षणिक धारा का मतलब होता है उसी क्षण धारा, और इसको हम लोग लिमिट t टेंस टू 0 बोल सकते हैं, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T, या इसी को हम लोग लिखते हैं dQ अपॉन में dt। क्या बताया कि हम लोगों को, हमसे कहा जाए बताओ t बराबर 2 सेकंड में धारा कितनी होगी, तो t बराबर जब 2 सेकंड में धारा पूछी गई तो कोई अंतराल नहीं है, 2 सेकंड के लिए ही हमें बतानी है। अगर किसी निश्चित समय अंतराल के लिए धारा निकालनी है, किसी निश्चित समय के लिए धारा निकालनी है, तो उस धारा को हम तात्क्षणिक धारा कहेंगे, और तात्क्षणिक धारा का मतलब होगा यहाँ डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T, लिमिट t टेंस टू 0, या इसी को हम अवकलन के रूप में dQ बटे dt लिखते हैं। अब हम लोग एक क्वेश्चन में इसी में आ जाते हैं कि क्वेश्चन को इसमें कवर कर लेते हैं। देखो जैसे हम लोग बात करें कि हमको दिया जाए कि कोई आवेश है Q, वह 4t स्क्वायर प्लस 3 है, जहां पर t समय है और वह सेकंड में दिया गया है, और Q आवेश है वह कूलाम में दिया गया है। और आपसे पूछ दिया जाए कि फर्स्ट नंबर में आपसे पूछा जाए 0 से 3 सेकंड में बताइए वैद्युत धारा I का मान क्या होगा, और सेकंड नंबर आपसे पूछा जाए बताइए 2 सेकंड के लिए वैद्युत धारा का मान क्या होगा। दोनों अलग अलग तरीके के क्वेश्चन है। पहला 0 से 3 सेकंड में वैद्युत धारा पूछी जाए, दूसरा 2 सेकंड, केवल आपको एक ही समय दिया गया। तो पहले में समय अंतराल दिया गया है, और जब समय अंतराल दिया गया है तो हम लोग क्या निकालेंगे, डेल्टा Q और बटे में डेल्टा T। तो डेल्टा Q निकालना है तो 0 और 3 सेकंड के लिए Q का मान निकालते हैं। तो पहले 0 सेकंड पर ज्ञात करते हैं। अब यदि 0 सेकंड पर ज्ञात करना है तो t बराबर 0 रख दो, तो Q बराबर प्राप्त हो गया 3 कूलाम। यहां 0 रख दिया, 3 कूलाम प्राप्त हुआ। फिर 3 सेकंड के लिए ज्ञात करना है, तो 3 सेकंड के लिए क्या हुआ, देखो यहां Q1 मान लेते हैं इसको, तो इसे हम Q2 लिख देते हैं। अब t की जगह रख देते हैं 3, तो 4 इंटू 3 का स्क्वायर और धन में 3, 3 का स्क्वायर हो गया 9, और 9 का गुणा जब 4 से करवाएंगे तो 36 3 39 कूलाम।
यहां पर यह जो आया यह आवेश 3 सेकंड पर प्राप्त हुआ। अब यदि हम आपसे कहें 0 से 3 सेकंड में वैद्युत धारा बताइए, तो वैद्युत धारा आई बराबर क्या होगा, डेल्टा Q, यानी कि Q2 माइनस Q1 बटे में डेल्टा T, या इसी को लिख सकते हैं T2 माइनस T1। अब देखो Q2 का मान है 39 और Q1 का मान है 3, 39 में 3 घटेगा आ जाएगा 36 बटे में, यहां पर T2 का मान है 3 और T1 का मान है 0, 3 में 0 घटा 3 आ गया, प्राप्त कितना हो गया देखो 12, और क्योंकि वैद्युत धारा है तो एम्पियर, 12 एम्पियर। और यह जो धारा आई इसी धारा को हम लोग औसत धारा भी कहते हैं। आपसे किसी समय अंतराल में वैद्युत धारा पूछी जाती है तो इस धारा को हम औसत धारा भी कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर यह चीज क्लियर हुई होगी, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब यहां पर आते हैं सेकंड पॉइंट पर। देखो सेकंड पॉइंट क्या है, अब सेकंड पॉइंट में कहा गया किसी निश्चित समय अंतराल यानी कि 2 सेकंड। अब 2 सेकंड पर ही हमको धारा निकालनी है तो समय निश्चित है, तात्क्षणिक धारा ज्ञात करनी है, और तात्क्षणिक धारा क्या होती है, dq बटे dt। अब इसका अवकलन करने जाएंगे, जब अवकलन करेंगे t के सापेक्ष तो 4t स्क्वायर का अवकलन, t स्क्वायर का अवकलन होता है 2t, तो यहां आ जाएगा 8t और 3 अचर पद है 0, यानी कि आ गया 8t। अब यह तो अवकलन प्राप्त हुआ, हमसे पूछा गया है 2 सेकंड में, तो 2 सेकंड में क्या आएगा, dq अपॉन dt बराबर 8 इंटू 2 यानी कि 16 एम्पियर। ये जो धारा प्राप्त हुई यह कौन सी धारा है, तात्क्षणिक धारा, जो हमको किसी निश्चित समय पर प्राप्त होती है, किसी निश्चित क्षण में प्राप्त होती है। और यह याद रखिए कि जो तात्क्षणिक धारा है उस धारा को, जो हमारे पास में यंत्र होते हैं वैद्युत धारा मापने के, जिसमें हम वैद्युत धारा मापते हैं, अभी हमने बोला अमीटर के द्वारा वैद्युत धारा नापते हैं, तो अमीटर के द्वारा जब हम वैद्युत धारा को माप रहे होते हैं तो यह जो धारा हमें प्राप्त होती है वह तात्क्षणिक होती है। अब देखिए, जब हम लोग किसी ठोस को बैटरी से जोड़ते हैं तो कुछ ठोस में विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा होता है, लेकिन कुछ ठोस ऐसे भी होते हैं जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। कहने का मतलब हमारा यह है कि बैटरी से जोड़ने पर कुछ वस्तुओं में तो विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जैसे लोहा हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, इनमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही होती है। लेकिन लकड़ी को जोड़ते हैं, सूखी लकड़ी को, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। प्लास्टिक को जोड़ते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। इसका कारण क्या होता है देखो, तो इसके कारण को समझने के लिए सबसे पहले आपको यह समझना है कि किसी भी पदार्थ में मान लेते हैं यह कोई पदार्थ है, यह पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है, या बोला जाए छोटे छोटे अणु होते हैं और अणु ही क्या होते हैं, यहां पर छोटे छोटे परमाणुओं में विभक्त होते हैं। तो यह परमाणु है मान लेते हैं। अब प्रत्येक परमाणु में नाभिक होता है और नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं तथा नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो यदि हम यहां पर परमाणु की संरचना बनाएं तो हम लोग मान लेते हैं कि यह परमाणु है और परमाणु के यहां पर सेंटर पर नाभिक है और नाभिक में प्रोटॉन जो कि पॉजिटिव होता है और न्यूट्रॉन जो कि उदासीन होता है। जितने प्रोटॉन हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अब यदि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं तो देखो इलेक्ट्रॉन होते हैं निगेटिव और यह पॉजिटिव चार्ज है और यह निगेटिव चार्ज है, तो दोनों पर आकर्षण का बल लगता है और दोनों एक दूसरे को आकर्षित करके एक दूसरे को बांधे रखते हैं। कहने का मतलब है प्रोटॉन के साथ इलेक्ट्रॉन लगातार बंधा रहता है। लेकिन जैसे इलेक्ट्रॉन को अगली कक्षा में देखें तो यह थोड़ी सी दूरी में पहुंच गया और दूरी बढ़ गई तो बल जो लग रहा था पहले की अपेक्षा कम लगेगा, और दूरी में इलेक्ट्रॉन देखें तो और कम लगेगा बल। कहने का मतलब है जो बाहरी कक्षा है उस पर इलेक्ट्रॉन पर सबसे कम बल लग रहा होता है और सबसे कम बल लगने के कारण इसको हम साधारण घर्षण करा दें
या हम इसको कहीं से ऊष्मा दे दें तो यह इलेक्ट्रॉन बाहर निर्गत किया जा सकता है। अब ये इलेक्ट्रॉन जब बाहर निर्गत होता है तो देखो ये परमाणु है, परमाणु से इलेक्ट्रॉन बाहर निर्गत हो गए। अब ये इलेक्ट्रॉन जब परमाणु से बाहर निर्गत होते हैं तो ये स्वतंत्र हो गए, और जब स्वतंत्र हैं तो घूमने के लिए चारों तरफ घूम सकते हैं, इसलिए इन इलेक्ट्रॉनों को बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। और मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा ही किसी ठोस में वैद्युत धारा का प्रवाह होता है। किसी वस्तु में यदि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक है तो वैद्युत धारा का प्रवाह बहुत आसानी से होगा, और यदि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है तो वैद्युत धारा का प्रवाह भी कम होता है। तो देखिए जितनी भी ठोस धातुएं हैं, ठोस धातुएं, ये सभी धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं, क्योंकि इनमें लगभग 10⁻29 इलेक्ट्रॉन प्रति मीटर क्यूब पाए जाते हैं। अब ये 1 मीटर क्यूब में है, और 1 मीटर का मतलब आप लोग समझ सकते हो जैसे हम कहें यहां से यहां तक दूरी ज्यादा से ज्यादा। अब इतनी दूरी में 10⁻29 इलेक्ट्रॉन, और ये बहुत बड़ा नंबर है, इतने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब इतने ज्यादा जब इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं तो इस इलेक्ट्रॉनों के कारण वैद्युत धारा का प्रवाह भी बड़ी आसानी से होता है। अब ये कोटि में बोला गया है लगभग, इससे क्या हो सकता है, यहां पर 2 गुणे पाए जा सकते हैं, 3 गुणे पाए जा सकते हैं, या इससे थोड़ी बहुत कम भी हो सकते हैं। अब बात करते हैं, देखो जितने भी, अब हमने कहा ठोस धातुओं में भी, ठोस धातुओं में चांदी एक ऐसी धातु है जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह सबसे आसानी से होता है। कहने का मतलब है यह सबसे अच्छी सुचालक धातु होती है। और इसके बाद कॉपर, इसके बाद गोल्ड, और इसके बाद एल्यूमिनियम। ये क्या है, सुचालकता का घटता हुआ क्रम। सुचालकता का मतलब क्या है यहां पर कि विद्युत धारा का जो सबसे ज्यादा प्रवाह होता है वो चांदी में आसानी से, ज्यादा प्रवाह का मतलब आसानी से प्रवाह, फिर उसके बाद कॉपर में, फिर उसके बाद गोल्ड में, और उसके बाद एल्यूमिनियम। इसके बाद और भी जो धातुएं हैं उनमें भी विद्युत धारा का इसी क्रम से क्या होता है, विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो इसका मतलब है जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे उसमें विद्युत धारा का प्रवाह होगा। अब जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाएंगे उसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। तो जितनी भी ठोस धातुएं उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत सारे पाए जाते हैं, इस कारण विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है। अब हम बात करते हैं अधातुओं की। तो देखिए अधातुओं की अगर बात करें तो अधातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं। क्यों? क्योंकि अंतिम कक्षा में इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं कि ये आकर्षण बल से इतने ज्यादा बंधे होते हैं कि इनको बाहर निकालना बहुत कठिन होता है, जिस कारण इन पर मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए ही नहीं जाते या नगण्य पाए जाते हैं, लगभग शून्य के बराबर, जिस कारण से इन पर विद्युत धारा का प्रवाह शून्य होता है। अब आपसे क्वेश्चन एक बनता है कि ऐसी अधातु बताइए जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो देखो अधातुओं में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, लेकिन एक अधातु है जिसको हम बोलते हैं ग्रेफाइट। इसमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से होता है, और वह इसलिए होता है क्योंकि ग्रेफाइट जो होती है वह क्रिस्टलीय संरचना होती है। क्रिस्टलीय संरचना होने के कारण ये जो क्रिस्टल है या कहा जाए ये परतदार संरचना है, इनका आपस में घर्षण होता है, और घर्षण होने के कारण यहां पर हमको इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो जाते हैं, जिस कारण से विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो अधातुओं में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता क्योंकि क्या है, यहां पर मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए नहीं जाते हैं ग्रेफाइट को छोड़कर। सभी ठोस धातुओं में विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से होता है। क्यों होता है? क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और क्योंकि जब मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं तो आपसे क्वेश्चन बनता है कि धातुओं में किसके कारण विद्युत धारा का प्रवाह होता है, तो आप बोलोगे मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण। इन इलेक्ट्रॉनों को मुक्त इलेक्ट्रॉन या आवेशवाहक भी बोलते हैं। आवेशवाहक क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, तो यह बात आपको समझ में आई होगी। आज हम लोग इतना चैप्टर पढ़ते हैं।
ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। देखिए ये चैप्टर आपका इंट्रोडक्शन था, अभी ये बहुत बड़ा चैप्टर है। आगे अगली क्लास में इसके आगे का पढ़ेंगे। पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।